ममता देवी जितनी शांत स्वभाव की थी, उतनी ही उनकी बहुएं लड़ाकू स्वभाव की थी। अब कर ही क्या सकते हैं, जो जैसा हो, जरूरी तो नहीं कि उसको वैसा ही मिले। अरे बहू, नाश्ता बना कि नहीं, पता नहीं सब कहाँ मर गई। फिर ममता देवी किचन में जाकर देखती हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, सब अपने कमरे में मर रही होंगी। अभी उनके कमरे में जाकर उनकी खबर लेती हूँ। जब ममता देवी अपने बहू के कमरे में जाकर देखती है तो उसकी बहू सो रही थी। मुझे पता ही था कि यह नासपिटी सो ही रही होंगी। अभी मैं इसको उठाती हूँ। ममता देवी अपनी कामचोर बहुओं को जगाती हैं। अरे मेरी कामचोर बहुओं, उठो, सूरज कब का निकल गया है और अब तो ढलने भी लगा है, लेकिन तुम लोगों की नींद ही नहीं पूरी हो रही है। मेरे ही भाग्य फूटे थे कि जो मुझे ऐसी कामचोर बहुएं मिली जो कि मुझे समय पर नाश्ता भी नहीं दे सकती है। ओहो माँ जी, जब सूरज ढलने ही लगा है तो नाश्ता क्यों, हम डायरेक्ट डिनर बनाकर ही दे देते हैं, फिर उसके बाद आप भी सो जाएगा और हम भी सो जाएंगे। ओहो, मेरे ही नसीब में ऐसी कुंभकर्ण बहुएं लिखी थी। माँ जी, बल्कि आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम देर तक सोते हैं, जिससे आपको भी देर तक सोने का मौका मिल जाता है। लानत है ऐसी बहुओं पर। अब चुपचाप से उठ जाओ, वरना मैं तुम्हारे मुंह पर पानी फेंक दूंगी। ममता देवी के गुस्सा करने पर विधि उठ जाती है, मगर छोटी बहू निकिता अभी भी सो रही थी। अब ममता देवी उसको उठाने के लिए चली जाती हैं। ओहो महारानी जी, आपको भी अलग से उठाना पड़ेगा क्या? नहीं माँ जी, आपको मुझे जगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए, मैं सो जाती हूँ। ओह छोटी कुंभकर्ण, चुपचाप से उठ जाओ, ज्यादा बकबक मत करो। निकिता भी आंखें मलकर उठ जाती है। ये माँ जी भी ना इतनी सुबह उठा दी, अब दिन भर बस नींद में झूलती ही रहूंगी। वाह, महारानी जी भी उठ गई क्या? मैं उठी नहीं हूँ, मुझे उठाया गया है। तो बताओ कितनी गालियों पर उठी हो? जेठानी जी, जख्म पर नमक मत छिड़किए, खुद नींद पूरी नहीं हुई है और आप दिमाग खराब कर रही हैं। खैर छोड़ो, तुम पुदीने की चटनी बना लो। मैं पुदीना की चटनी नहीं बनाऊंगी, मुझे उससे एलर्जी है। खाने में तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बनाने में एलर्जी हो जाती है। चुपचाप से पुदीने की चटनी बना लो, ज्यादा नाटक मत करो। मुझे भी तो करेले से एलर्जी है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए रोज करेले का जूस बनाती हूँ। ओफो जेठानी जी, आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, मेरी बात मानिए, आप भी रोज करेले का जूस पिया करें, जो आपकी चर्बी बढ़ रही है वो खत्म हो जाएगी। ज्यादा मुझे ज्ञान मत फेल, मैं जैसी हूँ फिट हूँ, तुम ही ये सब पियो। हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है कितनी फिट है। उतने ही देर में ममता देवी आ जाती हैं। सत्यानाश हो तुम लोग का, अभी तक नाश्ता बना नहीं है, खाली लड़ती रहो दिन भर। माँ जी, हम लड़ कहाँ रहे हैं? वो तो मुझे दिख ही रहा था। खैर ये बताओ, आज की तारीख में खाना मिल जाएगा कि नहीं? हाँ माँ जी, बस 2 मिनट रुकिए, खाना बन रहा है। हाँ, उम्मीद है ये 2 मिनट ही रहे, बस उम्मीद तोड़ना मत। तुम सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दो, चटनी तो तुमसे बन पाएगी नहीं। ज्यादा ताना मत मारो, लगा रही हूँ सामान डाइनिंग टेबल पर। फिर नीतिका डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती है। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब जल्दी खाना परोस दो। जी माँ जी, अभी परोसती हूँ। बहुत बढ़िया खाना है, मजा आ गया। वैसे किसने बनाया है खाना? माँ जी, खाना मैंने बनाया है, आपकी छोटी बहू ने माशाअल्लाह से कुछ नहीं किया है। जेठानी जी, मैं भी काम करती हूँ, बस आज ही तो नहीं किया है। अरे बस कर दो तुम दोनों, थोड़ी सी तो इज्जत कर लो, मेरी सास हूँ मैं तुम्हारी, जब देखो मेरे सर पर लड़ती रहती हो। वह दोनों मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती हैं।
एक दिन छोटी बहू नीतिका अपने पति राजीव से कहती है, अजी सुनते हो, कभी तो मुझे शॉपिंग पर भी ले जाया करे। शादी को 2 साल हो गए हैं और आपने मुझे बस 2 बार ही शॉपिंग कराया है। मुझे आज जाना है बस। आज मुझे बहुत सारा काम है, मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा। नहीं, मुझे आज ही जाना है, मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं। 1 हफ्ते पहले ही तो मैंने तुम्हें 2 साड़ी दिलाया था। नहीं, मुझे नए कपड़े चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, हम चल रहे हैं। विधि बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बात सुन रही थी। अरे यह दोनों तो शॉपिंग पर जा रहे हैं, जैसे तैसे करके इन दोनों का प्लान फ्लॉप करना होगा। पर मैं क्या करूं? आइडिया। नीतिका नीचे आओ, कुछ काम है। हाँ, आ रही हूँ। नितिका जब सीढ़ी पर पैर रखती है, सीढ़ी पर तेल होने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे फिसल जाती है। उई माँ, माता जी, सब लोग कहाँ पर मर गए हैं? यहाँ मेरी जान निकलते जा रही है। किधर गए सब लोग? अरे बहू, तुम कैसे गिर गई हो? हाँ देवरानी जी, तुम कैसे गिर गई हो? ये सब छोड़ो, मुझे कमरे में ले चलो। हाँ हाँ, बस तुम चुप हो जाओ। माँ जी, सॉरी बेटा, लेकिन तुम्हारी आवाज कान में बहुत चुभती है। तुम बस कुछ बोलो मत, हम तुम्हें लेकर कमरे में जाते हैं। सब मिलकर नीतिका को आराम करने के लिए उसके कमरे में पहुंचा देती है और वहां से सब चली जाती हैं। तब नीतिका अपने मन में कहती है, मुझे लगता है कि जेठानी जी ही ने मुझे गिराया है। हो ना हो ये उन्हीं की चाल हो। अब मुझे ही ये बात पता लगानी होगी। नीतिका ये बात पता लगाने में लग जाती है। वह चुपके से विधि के कमरे के बाहर खड़ी होकर विधि की सारी बात सुनने लगती है। अरे वाह विधि, क्या दिमाग पाया है। कितनी सफाई से तुमने उन दोनों का प्लान कैंसिल कर दिया है, गुड जॉब। ये सब बात बाहर खड़ी निकिता सुन रही थी। विधि की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जल्दी जल्दी अपनी सास ममता देवी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। सारी बात सुनकर ममता देवी कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, अभी मैं उसे बताती हूँ। ममता देवी गुस्से में विधि के कमरे में जाती है और नीतिका भी ममता देवी के पीछे पीछे विधि के कमरे में जाती है। बहू, ये तुमने क्या किया है? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। माँ जी, मैंने क्या किया है? चलिए जेठानी जी, अब ज्यादा बनिए मत। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं और माँ जी को भी बता दी हैं। विधि, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें भी शॉपिंग पर जाना था तो तुम भी अपने पति के साथ चली जाती। कौन सा मैं किसी चीज के लिए मना करती हूँ? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जलन में अंधी हो चुकी थी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरी ये गलती की वजह से नीतिका को चोट भी लग सकती है। विधि अपनी हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा हो जाती है। उसे अपनी गलती का पछतावा था। ममता देवी विधि का उदास चेहरा देखकर कहती है, चलो अब उदास मत हो, जो हुआ सो हुआ। तुम दोनों को शॉपिंग पर जाना था तो चलो रेडी हो जाओ। आज रात का खाना हम बाहर ही खाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे। ममता देवी की ये बात सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं। फिर वह दोनों डिनर के लिए तैयार हो जाती हैं। माँ जी, हम रेडी हो गए हैं, चलिए जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ चलो। फिर उस रात सब बाहर का खाना खाते हैं और खूब मजा भी करते हैं।